Hello, dear student. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, एनसीईआरटी के इस लेक्चर के माध्यम मैं आपको काफ़ी डिटेल से सिलिएटेड एपिथेलियम और इसके आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को बताऊंगा। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके थे स्क्वाइमस एपिथेलियम के बारे में, फिर क्यूबाइडल एपिथेलियम के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगा सिलिएटेड एपिथेलियम। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ द कॉलुमनर और क्यूबाइडल सेल बेयर सिलिया ऑन देयर सरफेस आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। अर्थात यदि क्यूबाइडल सेल, कॉलुमनर सेल और क्यूबाइडल सेल किसको रखती है? सिलिया को रखेगी। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम सेल बोलेंगे, जो फिगर 7.1 के डी में दिया गया है। आपको पिछले लेक्चर में हम बता ही चुके थे। यह 7.1 का डी, कॉलुमनर सेल बेयरिंग सिलिया। इसका फिगर भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये कॉलुमनर सेल है। ये क्या कॉलुमनर सेल डी में देख रहे हैं, और इसके पास सिलिया पाया जाएगा, इसलिए सिलिएटेड एपिथेलियम सेल इसको कहेंगे। फिर हम लोग आगे का इसका पॉइंट देखते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम सेल का हम लोग फंक्शन देखेंगे। देयर फंक्शंस इज मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलिया। इसका मुख्य फंक्शन क्या है? ये किसको मूवमेंट करवाती है? तो पार्टिकल्स को या म्यूकस को। किस में? तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ओवर द एपिथेलिया। इसका मुख्य फंक्शन था कि ये पार्टिकल्स को और म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलिया के थ्रू क्या करती है? मूवमेंट करवाती है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि सिलिएटेड एपिथेलियम का क्या फंक्शन है, तो आप बताएंगे ये सारा उसका फंक्शन है। ये क्या करती है? पार्टिकल्स को और म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाती है एपिथेलियम के थ्रू। दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियल एंड फ्लैपियन ट्यूब। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? प्रेजेंट कहाँ होगा? तो बोलेंगे इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। हॉलो ऑर्गन के इनर सरफेस, जैसे ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब में क्या पाया जाएगा? तो सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाएगा। यही क्या देखिए, फैलोपियन ट्यूब में ही तो स्पर्म क्या होता है? मूव करती है। तो उसका मूवमेंट करवाती है पार्टिकल्स को या म्यूकस को कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो इसका काम भी देख लिए। उसके बाद ब्रोंकियल में भी कुछ इसी तरह से होता है। पार्टिकल्स क्या करती है? मूव करती है। पार्टिकल्स मूव करती है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाएगा। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। अब देखते हैं हम लोग आगे का इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये पॉइंट देखिए, यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ कॉलुमनर और क्यूबाइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशंस एंड कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुछ कॉलुमनर और क्यूबाइडल सेल जो होगा वो क्या करती है? स्पेशलाइज्ड हो जाती है। किसके लिए? सेक्रेशन के लिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे, जो फिगर 7.2 में दिया गया है। देखिए, फिगर 7.2 है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का 2 टाइप है। एक है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। तो ये जो पहला ए है वो यूनिसेलुलर है, ए यूनिसेलुलर, और बी जो है वो मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे दिया गया है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर में होगा यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर में होगा मल्टीसेलुलर ग्लैंड होगी। दे आर मेनली 2 टाइप। यूनिसेलुलर किससे कंसिस्ट होगा? कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के गॉबलेट सेल भी कहेंगे, जिसको आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल भी कहा जाता है। जो किसका एग्जाम्पल होगा? तो यूनिसेलुलर ग्लैंड का, यूनिसेलुलर एपिथेलियम ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल होगा। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या होगा? तो बोलेंगे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल या गॉबलेट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का गॉबलेट सेल जो होगा वो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल होगा। तो इस बात को याद रखेंगे। यहाँ से देखिए कितना बेहतरीन सवाल बनाया जा सकता है कि यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल भी बोला जा सकता है, जो कहाँ पाया जाएगा? तो एलिमेंट्री कैनाल की गॉबलेट सेल में पाया जाएगा। तो ये एक सवाल बन सकती है। दूसरा देखिए, मल्टीसेलुलर।
कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, सेल के क्लस्टर से ये क्या होगा, कंसिस्ट करेगी। कौन, तो मल्टीसेलुलर। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, तो सलेवरी ग्लैंड है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, सलेवरी ग्लैंड है। देखिए आगे, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ pouring of their secretions, glands are divided into two category, mainly exocrine and endocrine। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यूरिंग ऑफ सेक्रेशन के आधार पर ग्लैंड को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, दो पार्ट में। एक को क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, और दूसरा को इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आप पढ़िए। सेक्रेट म्यूकस, म्यूकस को सेक्रेट करेगी। सलाइवा को सेक्रेट करेगी सलेवरी ग्लैंड के द्वारा। एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर प्रोडक्ट, ये सभी को क्या करेगा, सेक्रेट करेगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सोक्राइन ग्लैंड किस किस को प्रोड्यूस करती है, किसमें, ट्यूब में। किस किस को, तो म्यूकस को, उसके बाद सलाइवा को, एयर वैक्स को, ऑयल को, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड उसके प्रोडक्ट को। दिस प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब। ये सभी जो प्रोडक्ट था वो किससे रिलीज करेगी, तो डक्ट से या ट्यूब से। तो सवाल पूछा जा सकता है कि सेक्रेशन के आधार पे ग्लैंड को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो दो पार्ट्स में। एक को बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा को बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड किस किस को सेक्रेट करती है, तो क्या बताएंगे, या रिलीज करती है, तो बताएंगे म्यूकस को सेक्रेट करेगी, फिर सलाइवा को, एयर वैक्स को, ऑयल को, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर प्रोडक्ट को यह क्या करती है, रिलीज करती है। किसके थ्रू, तो या तो डक्ट के थ्रू, डक्ट या नहीं तो किसको, ट्यूब के थ्रू ये क्या करती है, सेक्रेट करती है। तो उम्मीद करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट में इस सभी लाइन से सवाल पूछा जा भी चुका है। और देखिएगा मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप अपना फीडबैक देते जाइए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए ये कॉलेज का टाइम के बाद जो टाइम बचती है उसमें आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आगे की लाइन को देखिए, द प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ग्लैंड इन कंस्ट्रक्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, फिर से आए इंडोक्राइन ग्लैंड, वो पढ़ रहे थे एक्सोक्राइन, अब पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, इसके पास कोई डक्ट नहीं पाया जाएगा, यही डिफरेंस हो गया। उसके पास डक्ट या ट्यूब पाया जाता था, किसके पास, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट या ट्यूब पाई जाती थी जिसके थ्रू ये रिलीज करता था किस किस को, तो म्यूकस को, सलाइवा को, एयर वैक्स को, ऑयल को, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम को, ये सबको क्या करता था, ये रिलीज करती थी। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट ही नहीं पाया जाता है। देयर प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्मोन, और इंडोक्राइन ग्लैंड के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, तो हार्मोन कहेंगे। इस बात को भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। हार्मोन आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथ द ग्लैंड। हार्मोन डायरेक्ट सेक्रेट करती है किसके थ्रू, फ्लूइड्स के थ्रू, और ये फ्लूइड्स जो होती है ग्लैंड्स को, बाथ का मतलब वेथिंग का मतलब होता है भीगना, ये ग्लैंड्स को भिगा देती, कौन, हार्मोन। तो उम्मीद करते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए ग्लैंड्स जो होता है वो दो प्रकार का, मेनली टू टाइप्स का होगा, एक यूनिसेलुलर होगा, दूसरा मल्टीसेलुलर होगी। यूनिसेलुलर किससे कंसिस्ट करेगी, तो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जिसको गॉबलेट सेल कहेंगे, जो किसका होगा, एलिमेंट्री कैनाल का होगा, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाएगा गॉबलेट सेल, जो क्या होगा, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स किससे मिलकर बना होगा, तो क्लस्टर ऑफ सेल से, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है सलेवरी ग्लैंड। उसके बाद प्यूरिंग ऑफ सेक्रेशन के आधार पर ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक को बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा को इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किस किस को सेक्रेट करती है, तो ये म्यूकस को, सलाइवा को, एयर वैक्स को, ऑयल को, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम को और उसके दूसरे प्रोडक्ट को भी क्या करती है, ये सेक्रेट करती है। किसके थ्रू, तो ये ट्यूब
एंड डक्ट, डक्ट और ट्यूब के थ्रू ये सेक्रेट करती है या रिलीज करती है। फिर हम लोग आए इंडोक्राइन ग्लैंड के पास। इंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या डक्ट पाया जाएगा? तो बोलेंगे इसके पास डक्ट नहीं पाया जाएगा। ये किसको सेक्रेट करती है? तो हार्मोन को सेक्रेट करती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया होगा। मित्रों अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, और यहाँ से भी नीट में या नीट के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट में 100% फिक्स है कि सवाल यहाँ से पूछा ही जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है, ये इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर। देखिए कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक चीज़ आपस में मिलती है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे भी मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, एक से अधिक लेयर से मिलकर ये बना होगा, इसलिए इसको बोलेंगे मल्टी लेयर सेल भी इसको कहा जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम को मल्टी लेयर सेल भी कहा जाता है। एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसका लिमिटेड रोल है किसमें? तो सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल है। इस पॉइंट को भी आप लिख लेंगे आप अपने नोटबुक में। और याद करने का बस एक ही ट्रिक है इसकी, इसको बार बार अपने से पढ़िए। जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन लिख लिख करके याद कीजिए। जब याद हो जाए तो 2 4 5 दोस्त बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप बना लीजिए और आपस में डिस्कशन कीजिए। नहीं तो एनसीईआरटी में इतना लाइन है और हर लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। प्रत्येक वीडियो में मैं इस बात को इसीलिए बताता हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ तो लेता लेकिन उसको उसका न मीनिंग समझ में आता है, और मीनिंग समझ में आ भी जाता है तो याद ही नहीं रहता। जब तक आपको याद नहीं रहेगा एनसीईआरटी का लाइन तब तक मीनिंग समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीट में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। ज़्यादा टाइम मिले तब तो सब कोई सॉल्व कर सकता है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि लिख लिख करके याद कीजिए, और जब याद हो जाए तो आपस में 2 4 5 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए और उसमें डिस्कशन कीजिए। तो चलिए इसी के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं। फिगर देख लीजिए, फिगर 7.3 है। ये फिगर देख रहे हैं, यही है कंपाउंड इपिथेलियम जो मल्टी लेयर से मिलकर बना होगा। देखिए एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, छठा लेयर, इस तरह से कई लेयर से ये मिलकर बना हुआ है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड इपिथेलियम बोलेंगे, क्योंकि ये मल्टी लेयर से मिलकर बनी होगी। इसका महत्वपूर्ण काम क्या था? तो ये क्या करती है? सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करती है। उसके बाद देयर मेन फंक्शन इज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये केमिकल से भी और मैकेनिकल स्ट्रेस से भी क्या करती है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, मतलब हम सबको प्रोटेक्ट करती है। कौन? तो कंपाउंड एपिथेलियम सेल जो होगा ये हम सबको प्रोटेक्ट करती है। आगे का इंपोर्टेंट लाइन, और यहाँ से यही वो लाइन है जहाँ से सवाल पूछा हमेशा जाता है, तो याद रखेंगे या आगे पूछा जाएगा। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ये किसको कवर करती है? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस को यह क्या करती है? कवर करती है। ये फेरिंग्स को कवर करती है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलेबरी ग्लैंड, सिलेबरी ग्लैंड के इनर लाइनिंग वाली डक्ट को क्या करती है? ये कवर करती है। एंड पेनक्रियाटिक डक्ट को, ये पेनक्रियाटिक डक्ट में भी पाया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। कंपाउंड इपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे। तीसरा फेरिंग्स में पाया जाएगा। चौथा सिलेवरी ग्लैंड के इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट में पाया जाएगा। और पांचवा कहाँ पाई जाएगी? पेनक्रियाटिक डक्ट में भी ये पाया जाएगा। तो कंपाउंड इपिथेलियम ये सब जगह पे पाया जाएगा। इसका भी एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। कंपाउंड इपिथेलियम मोर देन वन लेयर से मिलकर बना होगा, इसलिए इसको मल्टी लेयर सेल भी कहा जाता है। इसका लिमिटेड रोल है किस किस में? तो सेक्रेशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है किसके एंगेस्ट? तो केमिकल्स और मैकेनिकल स्ट्रेस के एंगेस्ट। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पे, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलेबरी ग्लैंड में, और पेनक्रियाटिक डक्ट में ये पाया जाएगा। तो आप ऐसे ही याद कर ले जाएंगे।
एनसीईआरटी का ये वो पैराग्राफ है जहाँ से धड़ल्ले से सवाल पूछा जा सकता है कि टाइट जंक्शन क्या काम है, एडेरिंग जंक्शन का क्या काम है और गैप जंक्शन का क्या काम है, और नीट में भी सवाल पूछा जा सकता है। कोई ऐसा भारत के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ना होगा जहाँ पे यहाँ से सवाल कभी न कभी ना पूछा जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ नीट में भी पूछा जा चुका है और पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ करके ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ेंगे, देखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। जितने भी सेल हम लोग देखें एपिथेलियम का, वे हेल्ड करती है, होल्ड टुगेदर किसके साथ, लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल के साथ, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, सभी एनिमल टिश्यू में लगभग ये पाया जाएगा। स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइडेड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट इंडिविजुअल सेल। स्पेशलाइज्ड जंक्शन जो होगा वो दोनों में क्या प्रोवाइड करवाएगी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक इस इंडिविजुअल सेल के बीच प्रोवाइड करवाएगा। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन, कितने प्रकार के सेल जंक्शन होगा, तो 3 प्रकार के सेल जंक्शन होगा। आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू, ये किस में पाया जाएगा, या तो एपिथेलियम में पाया जाएगा या दूसरे टिश्यू में पाया जाएगा। क्या, तो सेल जंक्शन कितने प्रकार का टोटल पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 3 प्रकार का। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो बोलेंगे एपिथेलियम में पाया जा सकता है या अदर टिश्यू में पाया जा सकता है। दिस आर कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो पहला को कहेंगे टाइट जंक्शन, फर्स्ट को क्या बोलेंगे दोस्त, टाइट जंक्शन, दूसरा को बोलेंगे एडेरिंग जंक्शन और तीसरा को बोलेंगे गैप जंक्शन। टोटल कितने प्रकार के सेल जंक्शन पाया जाएगा, तो 3 प्रकार का सेल जंक्शन। पहला को बोलेंगे हम लोग टाइट जंक्शन, दूसरा को बोलेंगे एडेरिंग जंक्शन और तीसरा को बोलेंगे गैप जंक्शन। अब हम लोग देखेंगे टाइट जंक्शन, फिर एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन, इसका काम देखेंगे और यहाँ से नीट में सवाल पूछा भी जाता है। टाइट जंक्शन और जा भी चुका है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। इसका काम क्या है, ये हेल्प करती किस में, स्टॉप करवाती सब्सटेंस में फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू को लीकिंग करने में, टिश्यू से सब्सटेंस के लीकिंग करने में ये क्या करती है, लीकिंग को रोकने में ये हेल्प करती है। कौन, टाइट जंक्शन। देख रहे हैं, टाइट, पूरा टाइट करके बांध देती है। जब पूरा टाइट हो जाएगा तो कोई भी चीज़ लीक कर पाएगी, तो लीक नहीं कर पाएगी। जैसे घर में देखते होंगे बोरा जो होता है उसको टाइट करके सीते हैं ताकि उसमें बोरा में जो सामान है वो बाहर लीक ना करे, बाहर निकले नहीं। तो वैसे ही जंक्शन हुआ, टाइट जंक्शन हुआ, ये क्या करती है, लीकिंग अक्रॉस और टिश्यू को कि किसी टिश्यू से किसी सब्सटेंस को निकलने से, लीकिंग करने से स्टॉप करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडहेरिंग जंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। ये नेबरिंग सेल मतलब पड़ोसी के जो सेल होगा उसको सीमेंटिंग करके रखती है। जैसे सीमेंट से देखते हैं ना घर बनती है, घर में सीमेंट से क्या करता है, ईंट गिट्टी बालू सीमेंट का यूज करके हम लोग घर बनाते हैं। तो वैसे ही एडहेरिंग सेल क्या करती है, नेबरिंग सेल को सीमेंटिंग करने का काम करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गैप जंक्शन, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप जंक्शन का काम क्या है, ये फैसिलिटेट करती है सेल को कम्युनिकेट करने में विथ ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। सेल जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी किसके हेल्प से, तो गैप जंक्शन से। बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, और ये एडजॉइनिंग सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करके रखती है। यही काम किसका, गैप जंक्शन का है। फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। गैप जंक्शन क्या करती है, रैपिड ट्रांसफर करवाती है किस किस को, तो आयन को, स्मॉल मॉलिक्यूल को और कभी कभी समटाइम बिग मॉलिक्यूल को। ये रैपिडली ट्रांसफर करवाती है, मतलब बहुत स्पीड से ट्रांसफर करवाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों प्रकार का जंक्शन समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे भी बना ले जाएंगे। देखिए, लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल पाया जाएगा नियरली ऑल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में। कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन
क्या प्रोवाइड करवाती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक किसके बीच? इंडिविजुअल सेल के बीच। टोटल कितने प्रकार का सेल जंक्शन पाया जाएगा एपिथेलियम टिश्यू और एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू में? तो 3 प्रकार का। फर्स्ट होगा टाइट जंक्शन, उसके बाद एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन का क्या काम है? ये क्या करती है? स्टॉप करवाती है किसको? तो लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, टिश्यू की लीकिंग में जो सब्सटेंस होगा उसको स्टॉप करवाती है। एडेरिंग जंक्शन का क्या काम है? तो ये सीमेंटिंग प्रोवाइड करवाती है नेबरिंग सेल में। और गैप गैप दिखता है, 2 चीज़ों के बीच में गैप देते हैं। जैसे रोड पे जब जाम लग जाती है तो वहाँ पर गैपिंग जैसे मिलता है, वैसे क्या करती है? रैपिड ट्रांसफ़र होता है। रैपिड ट्रांसफ़र होता है किसका? स्मॉल, मतलब छोटे गाड़ी का रोड पे जब गैप मिलेगा तो छोटे गाड़ी उससे थोड़ा बड़े गाड़ी और कभी कभी बहुत बड़े गाड़ी भी क्या करते हैं? पास कर जाते हैं जब गैप मिलता है। तो ठीक वैसे ही रैपिड ट्रांसफर होता है, खूब स्पीड से जैसे गैप हटती है वैसे ही क्या करता है? आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल और बिग मॉलिक्यूल क्या करती है? पास कर जाती है। किससे पास करती है? तो साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, एडजॉइनिंग साइटोप्लाज्म के एडजॉइनिंग सेल से। और ये कम्युनिकेशन में प्रोवाइड करवाती है। जैसे गैपिंग हटेगा, दिख रहा है ना, मार्केट में कभी जाते हैं तो जाम लग जाती है, जब गैपिंग हटती है तो एक दूसरे से लोग मिल पाता है, वहाँ पे क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। तो ये टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन का सभी काम भी आप देख लिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।